हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, एयरफोर्स एग्जाम के लिए एक अभ्यास सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं और एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस है। मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बताना चाहूंगा। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मीन्स मेहनत की ज्यादा इंपॉर्टेंस है किस्मत के बजाय। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो किस्मत भी आपके साथ में होती है। तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, इफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 5400 एंगस्ट्रोम इज थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर ए सर्टेन मेटल, देन इट्स वर्क फंक्शन वुड बी। किसी धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5400 एंगस्ट्रोम है, तो धातु का कार्यफलन का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास में एक टर्म आई है, कार्यफलन या फिर वर्क फंक्शन। क्या होता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, देखते हैं। जब भी कोई प्रकाश किसी धातु पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना आरंभ हो जाता है। तो वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना आरंभ हो जाता है, उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन या फिर वर्क फंक्शन। एक मिनिमम एनर्जी होती है जो कि धातु की सरफेस से, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शंस। हम देखते हैं वर्क फंक्शन को किस तरीके से देते हैं। वर्क फंक्शन एक प्रकार की एनर्जी है, तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। जो हमें एनर्जी मिलेगी वो किस में मिलेगी, जूल में। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की तरफ ऑब्जर्व करते हैं तो ऑप्शंस पे हमें जो एनर्जी मिल रही है वो किस में मिल रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो फर्स्ट जॉब क्या रहेगी हमारी, टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इससे हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन डाटा को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में क्या मिलता है, एच सी लैम्डा इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अब जो हमें एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी किस में मिलेगी हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जहां पर एच क्या हमारा प्लैंक का कांस्टेंट, सी क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री चार्ज। वैल्यूज को पुट करते हैं क्योंकि हमें सभी की वैल्यू पता है। यहाँ पर एच का वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे को कितना गिवन है, 5400 एंगस्ट्रोम। हमें पता है कि जो हमारा 1 एंगस्ट्रोम रहता है, 1 एंगस्ट्रोम में कितना मीटर होता है, 10⁻10 मीटर। तो कन्वर्ट करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम हमें किस में चाहिए, एसआई सिस्टम में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व करने के बाद में ये पूरा का पूरा डाटा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। सॉल्व करने के बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स को, तो ये फाइनल आंसर बनता है हमारा 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉम्ब ऑफ मास 30 किलोग्राम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू two pieces of masses 18 kilogram and 12 kilogram. The velocity of 18 kilogram mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is. हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए 30 किलोग्राम द्रव्यमान का बम विस्फोट के बाद 18 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 12 किलोग्राम द्रव्यमान में टूट जाता है। यदि 18 किलोग्राम द्रव्यमान का टुकड़ा 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है तो दूसरे द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें दूसरा जो मास है उसकी गतिज ऊर्जा में ज्ञात करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन डाटा है सबसे पहले उसको हम टेबुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा 30 किलोग्राम का मास है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज m1 इक्वल टू 18 किलोग्राम और m2 इक्वल टू 12 किलोग्राम।
अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो द्रव्यमान है, उसका हमें वेलोसिटी कितना गिवन है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। हमें पता है जब भी कॉलिजन हमारा इलास्टिक कॉलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो इसके अंदर जो हमारा मोमेंटम है वो हमारा हमेशा कंजर्व रहता है, संवेग हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम लिख सकते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो पुट करते हैं हम m1 का वैल्यू 18, v1 का वैल्यू हमारा 6, m2 का वैल्यू हमारा 12 और v2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होके यहाँ से ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट होके, तो v2 का वैल्यू जो सेकंड वाला मास है उसका वेलोसिटी हमारा कितना आ रहा है, 9 मीटर पर सेकेंड। v2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 9 मीटर पर सेकेंड। सेकंड थिंग, क्वेश्चन में हमें पूछा है दूसरे मास की, दूसरे द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा हम किस प्रकार से देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2। सेकेंड मास के लिए पूछा है तो m2 v2 स्क्वायर इस तरीके से गिवन रहेगी। यहां पर हम पुट करते हैं 1/2 इंटू सेकेंड का मास कितना गिवन है हमें, 12 किलोग्राम। अभी हमने सॉल्व किया है तो v2 का मान कितना आ रहा है हमारा, 9, 9 का स्क्वायर होने के कारण 9 इंटू 9। सॉल्व करते हैं तो ये 6 टाइम कैंसिल आउट होता है, यहाँ से 6 इंटू 81, दैट इज सॉल्व करने के बाद में 648 जूल। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनने वाला है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 486 जूल। इतनी एनर्जी हमारी सेकंड वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हमारा सर्किट थ्योरी से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सर्टेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस 2 mm ऑन ए साइड इज 12 मीटर लॉन्ग। मीन्स उसकी एक साइड कितनी है हमारी, 2 mm की, और उसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर लॉन्ग। द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड इज 0.072 ओम। द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल इज इक्वल टू। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। किसी 12 मीटर लंबे धारावाही चालक तार के एक सिरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट की भुजा, अनुप्रस्थ काट की भुजा 2 mm है। इसके सिरों के मध्य प्रतिरोध 0.072 ओम है। तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो हमारा प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध है उनके मध्य क्या रिलेशन होता है, उनके मध्य रिलेशन होता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए, जहां पर L क्या हमारा लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गिवन है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस, मींस कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसकी एक एज कितनी है हमारी, ए का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर 2 mm। तो मैं लिख सकता हूं 2 mm। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसा ही सिस्टम में तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो एरिया इक्वल टू कितना होता है हमारा, भुजा स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो फाइनली क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आर का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.072 ओम। लेंथ का वैल्यू कितना गिवन है, 12 मीटर। वैल्यूज को पुट करते हैं, 0.072 इक्वल टू रो इंटू लेंथ का वैल्यू 12, एरिया का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करते हैं डाटा को, तो ये 4 से 3 टाइम कैंसिल आउट होता है और ये हमारा यहाँ से 0.024 टाइम्स कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में रो का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 0.024 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। लेकिन हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस हमारा कुछ डिफरेंट है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से
10⁻³ लिखता हूं तो फाइनली हमारा आंसर कितना बनता है, रो इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻8 दैट इज ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल इन डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू, अवक्षय परत में उत्पन्न विभव का कारण है इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, आयंस और फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन बैंड। इनमें से कौन सा हमारा अवक्षय परत डिप्लेक्शन लेयर का कारण है? तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में दो टाइप के मटेरियल होते हैं, पी टाइप। सेमीकंडक्टर मटेरियल में दो टाइप के मटेरियल होते हैं, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। अगर हम बात करते हैं पी टाइप मटेरियल के लिए, तो पी टाइप मटेरियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पी टाइप के अंदर हमारा इसमें एक्सेप्टर आयंस होते हैं। अगर हम एन टाइप के बारे में बात करते हैं तो एन टाइप मटेरियल में हमारे पास में डोनर आयंस रहते हैं। अगर हम बात करते हैं पी टाइप में तो हमारे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे होल। और होल को हम इस तरीके से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हर एक जो आपका एक्सेप्टर आयंस है उसके साथ में ये अटैच रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एन टाइप रहता है, एन टाइप में हमारा एक्सेस क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो इस तरीके से अटैच रहते हैं। इसको हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम दोनों मटेरियल्स को मिलाते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन बनता है। फाइनली इस तरीके से बनेगा ये पीएन जंक्शन। यहां पर हमारे होल्स रहेंगे और यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। एक फिनोमेना होता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। मींस चार्ज कैरियर्स हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन क्या रहेंगे, हमारे होल्स रहने वाले हैं, और यहाँ पर हमारे हायर कंसंट्रेशन में क्या रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। तो मीन्स हायर कंसंट्रेशन से होल हमारे इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ मूव करेंगे। तो जो हमारा जो नजदीक का एरिया रहेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन होने के कारण वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन और होल की एब्सेंस रहेगी। ओनली फॉर यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, आयंस रहने वाले हैं, जो कि हमारे इमोबाइल होते हैं, मीन्स मूव नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स यहाँ पर रहते हैं, ये वाला जो रीजन रहता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन लेयर या फिर डिप्लेक्शन लेयर। डिप्लेक्शन लेयर, तो डिप्लेक्शन लेयर बनने का क्या कारण है, आयंस। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयंस के कारण हमारी डिप्लेक्शन लेयर या फिर ट्रांजिशन लेयर बनती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन कॉपर वायर विच प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ 0.1% इज। यहाँ पर हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान कितना दिया हुआ है, 1.1 गुणा 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तांबे के तार में प्रति एकांक आयतन में संरक्षित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए यदि उसमें 0.1% की अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। जब भी हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, मीन्स एकांक आयतन में संरक्षित ऊर्जा के बारे में, तो किस प्रकार से देते हैं, ऊर्जा को हम इस प्रकार से देंगे, U से प्रदर्शित करेंगे 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, ऊर्जा को हम किस प्रकार से देते हैं, 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति। प्रतिबल गुणा विकृति हमें पता है, एक फॉर्मूला हमें पता है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति। तो यहां से हमारा स्ट्रेस का मान कितना आ रहा है, प्रतिबल का मान कितना आ रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गुणा स्ट्रेन। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, स्ट्रेस का मान कितना आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गुणा स्ट्रेन। तो हमारी एनर्जी क्या बनने वाली है, 1/2 इंटू
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस की जगह मैं वहां से लिखूंगा स्ट्रेन इनटू, ऑलरेडी एक स्ट्रेन है तो इसका हम यहां से सीधा डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। सारी की सारी डाटाज हमें पता है, ये y का वैल्यू, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू हमें गिवन है, स्ट्रेन का वैल्यू हमें 0.1% गिवन है। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं तो 1/2 इंटू 1.1 इंटू 10 टू की पावर 11 इंटू स्ट्रेन का वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.1%। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 0.1% को हम कन्वर्ट करते हैं तो 0.1/100 का स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं कि अगर मैं इसको दशमलव को हटाता हूं तो नीचे 1000 बनता है, यहां से अगर मैं दशमलव को हटाता हूं तो यहां से ये कैंसिल आउट होके 10 टू की पावर 10 बनता है। 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना बनेगा ये 5.5। तो इस तरीके से हमारा एनर्जी का मान कितना आएगा, U बराबर 5.5 गुणा 10 की पावर 10, और ये 10 की पावर इसको हम 3 लिख सकते हैं, 10 टू की पावर 3, तो स्क्वायर होके 10 टू की पावर 6 बनाएगा, 10 टू की पावर 6। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो ये माइनस में बनाएगा, तो U बराबर कितना बनेगा 5.5 इंटू 10 टू की पावर +4 जूल पर मीटर क्यूब। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are। दो समान आयाम तथा आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनकी तीव्रता क्रमशः I तथा 4I है, एक दूसरे से अध्यारोपित होती है। इनकी परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं तीव्रताओं के बारे में, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के बारे में, तो हमें फॉर्मूला पता है कि I max अधिकतम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता किस प्रकार से गिवन रहती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अगर हम मिनिमम के बारे में बात करते हैं तो I मिनिमम कितना रहेगा हमारा, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, तीव्रताओं का मान कितना गिवन है, I और 4I। तो मीन्स हम लिख सकते हैं कि I1 का मान हमारा कितना होगा, I1 का मान होगा हमारे पास में I, और I2 का मान कितना होगा हमारे पास में 4I। वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ से, तो √I1 का मान कितना है I प्लस I2 का मान कितना है √4I का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं, √I प्लस यहां से ये 4 है, अंडर के अंदर है, ये निकल के बाहर कितना बना लेगा 2√I का होल स्क्वायर। दैट इज 2 और 1 ऐड होके 3√I का स्क्वायर, दैट इज 9I। फाइनली हमारा I मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से 9I। इसी तरीके से सेकंड वाले में I मिनिमम, न्यूनतम में हम मान पुट करते हैं। I1 का मान कितना है I, दैट इज √I माइनस I2 का मान कितना है 4I का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो √I यहां से 4 बाहर की तरफ निकल के -2I का होल स्क्वायर। 1 में से अगर हमारा 2 माइनस करते हैं तो फाइनली क्या बनाता है ये -√I का होल स्क्वायर, दैट इज I। तो इस तरीके से I मैक्स और I मिनिमम का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में 9I और I। ऑप्शंस पे ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन से है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the effective value of gravity at height of 32 km from sea level if radius of earth is given as 6400 km। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं।
पृथ्वी की समुद्र सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है। समुद्र सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स अगर हम बात करते हैं अर्थ के सरफेस पर, तो अर्थ के सरफेस पर हमारा ग्रेविटेशन कितना गिवन है, g। लेकिन जैसे ही हम हाइट पर बढ़ते हैं तो हाइट पर हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा, दैट इज g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला हमारा होता है। वैल्यूज हमें पता है, h का वैल्यू हमें कितना गिवन है 32 किलोमीटर, और RE रेडियस ऑफ अर्थ हमें कितना गिवन है 6400 किलोमीटर। पुट करते हैं वैल्यूज को, तो यहां से g 1 माइनस 2 इंटू 32 अपॉन 6400, इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये 32 टाइम्स, यहां से ये वापस 100 टाइम्स। मीन्स फाइनली हमारे पास में कितना बन रहा है, g 1 माइनस 1 अपॉन 100। सॉल्व करने के बाद में हमें यहां से पता पड़ता है दैट इज g डैश इक्वल टू g 99 अपॉन 100, तो g डैश इक्वल टू 0.99 g। तो ये हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दैट इज 0.99 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पर g क्या हमारा सरफेस पर, जो अर्थ का सरफेस है वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ वुड वेटिंग 10 किलोग्राम ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें इसमें फाइंड करना है। 10 किलोग्राम भार वाले लकड़ी के गुटके को खुरदरी क्षैतिज सतह पर केवल गति आरंभ कराने के लिए 49 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, सतह हमारी कैसी है, खुरदरी सतह, रफ सतह है, तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। एक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक हमारा यहाँ पर रखा गया है, इस तरीके से वुडन ब्लॉक रखा गया है। सपोज इसका मास कुछ है, दैट इज m। अगर इसका मास m है तो इस पर वेट दैट इज w इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। न्यूटन के तृतीय नियम से हमें पता है कि एवरी एक्शन है सम रिएक्शन, तो हमारा रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, दैट इज r, ऊपर की तरफ। हमें क्या बोला गया है, केवल गति आरंभ कराने के लिए 49 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मीन्स 49 न्यूटन का बल हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें पता है कि घर्षण के कारण एक बल विपरीत दिशा में लगेगा, दैट इज Fs। हमें पता है कि जो हमारा Fs का मान होता है, फ्रिक्शन का मान होता है, वो कितना रहता है हमारा म्यू आर, और आर हमारा किसके इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट टू वेट, दैट इज Fs इक्वल टू म्यू एम जी। अगर हमारा स्लाइड करना आरंभ कर देता है ये, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू Fs। F का वैल्यू कितना है हमारा 49, Fs का वैल्यू कितना गिवन है हमारा म्यू एम जी। तो यहां से म्यू का मान कितना आ रहा है 49 अपॉन एम जी। एम का वैल्यू कितना गिवन है 10 किलोग्राम, दैट इज 10। जी का वैल्यू में हमें यहां से क्या लेना है 10, दैट इज म्यू इक्वल टू कितना बना रहा है 0.49। अगर इसको हम राउंड ऑफ में करते हैं तो 0.5, इस तरीके से हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनने वाला है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका अगेन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, ऑक्सीजन बॉइल्स ऑफ -183 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली इन फ़ारेनहाइट इज। ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में तुल्य तापक्रम कितना होगा। मीन्स हमें इसको फ़ारेनहाइट में मेजर करना है। अगर हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में, तो एक रिलेशन होता है हमारा
सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में कितना होता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पर हमें सेंटीग्रेड में कितना वैल्यू गिवन है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं पुट करता हूँ वैल्यूज को, -183 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके कितना बनाएगा, यहाँ से -3 से मल्टीप्लाई होके 7 4 16/5 दैट इज F माइनस 32। सॉल्व करते हैं इसको अगेन, यहाँ से 5 से डिवाइड होके ये कितना बनाएगा, -3 2 9.4 दैट इज इक्वल टू फॉरेनहाइट -32। सॉल्व करते हैं, तो फॉरेनहाइट में हमें कितना मिलने वाला है, F इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल टू -329.4 प्लस 32 दैट इज, सॉल्व करने के बाद में -297.4 डिग्री फॉरेनहाइट में। अगर इसको हम राउंड ऑफ में करते हैं तो -297 डिग्री फॉरेनहाइट दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा मैकेनिक्स से रिलेटेड है। क्या बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 1 किलोग्राम resting on a inclined plane of angle 30 degree just start moving down. If the coefficient of friction is 0.2, its velocity in meter per second, velocity हमें फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। हमें g का वैल्यू कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 डिग्री झुके हुए तल से 1 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका जो कि विरामावस्था में है, कैसा है, विरामावस्था में, रेस्ट कंडीशन में है, गति करना आरंभ करता है। यदि घर्षण गुणांक 0.2 है तो 5 सेकंड पश्चात इसका वेग ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में फाइंड करना है। तो जैसा क्वेश्चंस में बोला गया है, हम एक बार क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन हमारा कैसा होगा, एंगल हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो मीन्स यहाँ पर ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा। सपोज आपका एक कोई ब्लॉक है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, इसका कुछ मास होगा, मास होने के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर mg लगेगा। लेकिन एक्शन और रिएक्शन फोर्स से, न्यूटन के थर्ड लॉ से, इस पर हमारा परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। बोला गया है प्रारंभ में ये कैसा है, विरामावस्था में, रेस्टिंग कंडीशन में, और जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है तो नीचे की तरफ लगेगा, इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज F। हम बात करते हैं कि ये नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज Fs। अगर हम इसको mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो जो हमारा ये इस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनाएगा, mg cos थीटा। और इसी तरीके से हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा हमारा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। क्वेश्चन में हमें देखने से पता पड़ रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या पता पड़ रहा है कि मीन्स जो हमारा fs होगा, fs कितना होता है हमारा, म्यू r, और r कितना होता है हमारा, r हमारा यहाँ पर कितना है, अगर हमारा r इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा। तो मीन्स फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, mg cos थीटा। ठीक है, म्यू mg cos थीटा। इसी तरीके से हमें पता है F इक्वल टू कितना होता है हमारा, m a। यहां पर हमें दिया गया है थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान हमारा कितना हो रहा है, हमारा अंडर रूट बटा, यहां पर हम इक्वेशन बनाते हैं, दोनों फोर्स हमारे इस डायरेक्शन में, एक फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ से, F
प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू fs। तो यहां से हमारा f इक्वल टू कितना बना रहा है, मैं fs का मान लिखता हूं यहां से म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। वैल्यूज को पुट करते हैं, f बराबर ma, तो यहां से m से m हमारा कैंसिल आउट होता है, तो यहां से a इक्वल टू कितना बना रहा है, म्यू g cos थीटा माइनस g साइन थीटा। तो a का वैल्यू क्या निकल के आता है, यहां से म्यू का वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.2, g का वैल्यू हमें क्या गिवन है 10, और cos 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2 माइनस g का वैल्यू कितना गिवन है 10, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से ये 10 से 10 कैंसिल आउट होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, तो a इक्वल टू कितना बनाएगा 3 माइनस 2 से 5 टाइम कैंसिल आउट होगा, दैट इज 5। √3 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1.732 माइनस 5। तो यहां से हमारा फाइनली a का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है -3.278 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिल रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिला है। फाइनली हमें क्या ज्ञात करना है, वेग, वेलोसिटी के बारे में हमें पूछा गया है। तो वेलोसिटी हमें किस प्रकार से देंगे हम, v बराबर u प्लस AT। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा ब्लॉक है वो कैसा है, प्रारंभ में विरामावस्था में, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हमारा 0 होगा। तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ से v, फॉर्मूला में हम यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, u माइनस AT, इसका वैल्यू हमारा 0 है, और यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस बनाएगा, दैट इज 3.278 इंटू टाइम ड्यूरेशन हमें कितना गिवन है 5 सेकेंड। तो फाइनली आंसर हमारा कितना बन रहा है 16.35 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा इसका वेलोसिटी होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका सर्किट थ्योरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन ए 50 वोल्ट सप्लाई एंड ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 30%, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द मोटर। मीन्स जो हमारा वाइंडिंग होता है, जो मोटर का वाइंडिंग होता है, उसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। यदि एक विद्युत मोटर 50 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज तथा 12 एम्पियर धारा पर कार्य करती है, यदि मोटर की दक्षता 30% है, तो मोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मोटर वाइंडिंग का हमें इसमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपका इसको एक सर्किट डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो मीन्स सपोज ये हमारी एक मोटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सपोज ये हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस R है, और इस बैटरी को एक सप्लाई वोल्टेज बैटरी के साथ में हम कनेक्ट करते हैं। सपोज इसका सप्लाई वोल्टेज हमारा E है, और जो हमारा मोटर है इसका हमारा EMF E है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, इसमें एक करंट प्रवाहित होगी। जैसे हमने बैटरी लगाई है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, उस धारा का मान कितना दिया हुआ है 12 एम्पियर। अगर हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, एक लूप बन रहा है, एक क्लोज पाथ बन रहा है, बंद परिपथ के अंदर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से होगा, E इक्वल टू यहां से E इक्वल टू E प्लस, यहां पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स के नियम से V इक्वल टू आर आई। तो यहां पर हमारा वोल्टेज कितना रहेगा आर आई। KVL लगाया हमने यहां पर KVL के थ्रू। तो यहां से फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, E माइनस E अपॉन
इसको मैं इस तरफ प्लेस करवाता हूँ, अपॉन आई, दैट इज आर। ये हमारा आर का वैल्यू मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पर ई का वैल्यू फाइंड नहीं, ई का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, इंटरनल इसका ईएमएफ है, ईएमएफ है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 30% की दक्षता, 30% की दक्षता गिवन है। हमें पता है कि जो हमारी इफिशियंसी रहती है वो कितनी रहती है, ई अपॉन ई इंटू 100। यहां से एफिशिएंसी का मान कितना दिया हुआ है, 30, ई बटा वोल्टेज का वैल्यू कितना गिवन है, सप्लाई वोल्टेज का 50 इंटू 100। सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास में ईएमएफ का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 वोल्ट। फॉर्मूला में मैं इन दोनों रिलेशन को मैं आपस में रिलेट करते हुए रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करता हूं। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, आर इक्वल टू वी माइनस, दैट इज 50 माइनस 15 अपॉन 12 एम्पियर, दैट इज आर इक्वल टू 35 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू 2.9 ओम। तो रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जुम्बल्ड क्वेश्चन है, मींस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। तो क्वेश्चन में गिवन आपको द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू, कुछ इक्वेशन आपको गिवन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर एट t इक्वल टू 0 देन टोटल फेज एट t इक्वल टू 7.5 सेकेंड इज। एक तरंग का समीकरण निम्न प्रकार दिया गया है, y बराबर, कुछ ये आपको समीकरण गिवन है, यदि t बराबर 0 पर विस्थापन 5 सेंटीमीटर है तो t बराबर 7.5 सेकेंड पर कुल कालांतर कितना होगा। फेज डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि क्वेश्चंस में जो हमें गिवन डाटा है, मींस t बराबर 0 पर विस्थापन का मान कितना गिवन है, मींस t बराबर 0 पर y का मान कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो मैं पुट करता हूं, तो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो y का मान 5, अगेन इक्वेशन 10 साइन, यहां पर t का मान क्या रखेंगे हम, 0, तो ये पूरा का पूरा डाटा 0 हो जाएगा, प्लस अल्फा। तो इस तरीके से ये हमारा अल्फा का मान हम यहां से फाइंड करते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू कितना बनाएगा, 5/10, दैट इज 1/2। अल्फा का मान 1/2 का होता है हमारा, साइन का मान 1/2 कब होता है, जब अल्फा का मान, कोण का मान कितना हो, 30 डिग्री। तो मीन्स हमारा अल्फा का मान कितना आया है, 30 डिग्री, दैट इज अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, पाई बाई 6 बनने वाला है। चलिए क्या पूछा गया है, t बराबर 7.5 पर सेकंड पर कुल कलांतर का मान ज्ञात करना है, कुल कलांतर का मान ज्ञात करना है। तो टोटल फेज हमारा कितना है, ये वाला टोटल फेज है, तो मैं लिख सकता हूं कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन 45 इंटू टी प्लस अल्फा का मान हमारा यहां पर कितना आया है, पाई/6। टी का मान हमें कितना गिवन है, 7.5। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई 45 इंटू 15/2, 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं, दैट इज पाई/6। तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट, दैट इज पाई/3 प्लस पाई/6। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका 6, 2 पाई प्लस पाई, दैट इज 3 पाई/6। तो हमारा फाइनल फेज कितना बना रहा है, ये 2 से कैंसिल आउट होके पाई/2 हमारा इसमें फाइनल बनने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाई/2। राइट ऑप्शन रहेगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स से है, मॉडर्न फिजिक्स से है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, जेनर डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफिकेशन, मॉड्यूलेशन, डिटेक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन। तो जनरली हम जेनर डायोड का यूज किस में करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़ा सा हम एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंट डिफरेंट आपको सिंबल गिवन रह सकते हैं, तो उसमें से पूछा जा सकता है कि जो हमारा जेनर डायोड है उसका सिंबल कैसा होगा। तो अगर हम जेनर डायोड के सिंबल के बारे में बात करते हैं तो इस टाइप का सिंबल हमारा जेनर डायोड का होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rolling on a smooth horizontal surface with speed v. Its kinetic energy is, काइनेटिक एनर्जी हमें पूछी है। एक m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली चिकनी क्षैतिज सतह पर v वेग से गति करती है, तो कुंडली की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली की हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो किस तरीके से गिवन रहती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहां पर I क्या हमारा इनर्शिया और ओमेगा क्या हमारा, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। हमें पता है कि हमारी वृत्तीय कुंडली है, क्योंकि हमारी कुंडली कैसी है, ए सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग के लिए हमारा जो इनर्शिया रहता है, इनर्शिया का मान कितना रहता है, 1/2 mr स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में हमें रिलेशन पता है कितना होता है हमारा, v/r का होल स्क्वायर। पुट करता हूं मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को दोनों को यहां पर पुट करता हूं, तो कितना आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 mr स्क्वायर इंटू, यहां पर ये हमारा, क्योंकि यहां पर ओमेगा का स्क्वायर है तो यहां पर आएगा हमारा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 1/4 mv स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनने वाली है, गतिज ऊर्जा कितनी बनने वाली है, 1/4 mv स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 1/4 mv स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, बल आघूर्ण की विमा ज्ञात हो कीजिए। बल आघूर्ण की विमा क्या होती है, हम बात करते हैं जब भी किसी वस्तु पर सिरों पर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो वो लीनियर मोशन ना करते हुए वो रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर जाता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। टॉर्क, टॉर्क हमारा कैसे गिवन रहता है, टॉर्क को हम कैसे कहते हैं, दो बल लगते हैं, उसमें से दोनों बल हमारे परिमाण में समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो आइदर ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच की जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है उसको हम लेते हैं। तो हमारी टॉर्क की डायमेंशन कितनी रहने वाली है, जो फोर्स की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है उन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज फोर्स की डायमेंशन कितनी रहती है हमारे पास में, m1 l1 t-2, और डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना रहता है हमारा l1। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में टॉर्क की डायमेंशन कितनी बनाएगा, m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A solenoid of 1 meter length and 4 centimeter diameter possesses 10 turns per centimeter. A current of 5 ampere is flowing through it. The magnetic induction at axis inside the solenoid is, 1 मीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर व्यास वाली परिनालिका में
10 फेरे प्रति सेंटीमीटर है। परिनालिका के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें करंट का मान कितना हमारा 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से गिवन रहता है, B इक्वल टू म्यू 0 एन आई, जहां पर एन क्या हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, पूरी की पूरी लेंथ पर कितने टर्न्स हमारे, आई क्या हमारा उसमें प्रवाहित होने वाली करंट। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर पे कितने टर्न्स है, 1 सेंटीमीटर पे हमारे 10 टर्न्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से लेंथ कितनी हमारी 1 मीटर लंबी, मीन्स 100 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे यहां से 1000 टर्न्स, 1000 टर्न्स हो जाएंगे। तो एन का वैल्यू कितना आ रहा हमारा 1000। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, वैल्यूज को पुट करते हैं, तो म्यू 0 का वैल्यू कितना रहेगा हमारा 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7 इंटू एन का वैल्यू कितना आएगा यहां से 1000, आई का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास में गिवन है 5 एम्पियर। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से सॉल्व करने के बाद में कितना आ रहा है 5 और ये मल्टीप्लाई होके 220 बनाएगा ये, लेकिन अगर हम 0 को पीछे की तरफ लेते हैं तो 2 पाई इंटू 10 टू की पावर -7 इंटू 10 टू की पावर 4, तो फाइनली हमारा ये टेस्ला के अंदर रहेगा, दैट इज B इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 टू की पावर -3 टेस्ला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनल ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन 2 पाई इंटू 10 टू की पावर -3 टेस्ला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यूनिट फॉर सरफेस टेंशन इज गिवन एज, पृष्ठीय तनाव की इकाई क्या होगी। बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन क्या होता है, कोई भी आपका लिक्विड होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना एरिया को कम से कम मिनिमम से मिनिमम करना चाहता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं सरफेस टेंशन। और किसी भी लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन किस तरीके से गिवन रहती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो हमारी सरफेस टेंशन रहेगी उसको हम कैसे देंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारा इसका सरफेस टेंशन का यूनिट क्या बनेगा, पृष्ठीय तनाव का यूनिट क्या बनेगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट हमारी कैसी होती है न्यूटन, और लेंथ की यूनिट क्या रहती है हमारी मीटर, दैट इज न्यूटन पर मीटर। इस प्रकार से होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body is executing SHM. Which of the following properties remains same at each point of its path during motion? यदि एक वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो निम्न में से कौन सा गुण गति के प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा, एक्सेलरेशन, फेज, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी। हमें पता है कि जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारी गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा हमारी वहां पर अधिकतम रहती है। लेकिन जब हम माध्य स्थिति पर गति आते हैं तो माध्य स्थिति पर हमारा वेग अधिकतम रहता है, अतः हमारी गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी, लेकिन विस्थापन हमारा 0 होने के कारण वहां पर हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, शून्य रहेगी। अतः कुल ऊर्जा हमारी हमेशा संरक्षित रहती है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जहां इंक्रीज करती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो मीन्स टोटल एनर्जी कभी भी हमारी 0 नहीं रहेगी, हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, कुल ऊर्जा गति के प्रत्येक बिंदु पर कितना रहेगा, समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली
with a velocity of 5 meter per second from the top of the building 9.6 meter high. How long will be take to hit the ground? हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। 19.6 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष से एक गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज प्रक्षेप्य की जाती है। गेंद को धरातल पर आने में कितना समय लगेगा? टाइम पीरियड हमसे उसका पूछा गया है। तो टाइम पीरियड को हम किस प्रकार से देंगे? t इक्वल टू अंडर रूट 2 h अपॉन g। इस प्रकार से हमारा गिवन रहता है। फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट, तो पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। 2 इंटू एच का वैल्यू कितना गिवन है? 19.6, दैट इज 19.6 अपॉन जी का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट इज 9.8। सॉल्व करते हैं तो 9.8 से 19.6 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना बना रहा है? 4। तो यहां से अंडर रूट 4 बाहर निकल के टाइम पीरियड कितना बनाएगा? 2 सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An ice cube of density 900 kilogram per meter cube is floating in water of density 1000 kilogram per meter cube. The percentage volume of ice cube outside the water is, कितना पानी से वो बाहर रहेगा बर्फ, कितना उसका आयतन बाहर रहने वाला है, ये हमें ज्ञात करना है। 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में 90 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाला बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी से बाहर बर्फ के टुकड़े का प्रतिशत आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं प्रतिशत आयतन, बाहर प्रतिशत आयतन कितना है, तो हम लिखेंगे रो वाटर माइनस रो आइस अपॉन रो वाटर इंटू 100। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। तो रो वाटर हमें कितना गिवन है, पानी का घनत्व कितना गिवन है 1000, बर्फ का घनत्व कितना गिवन है 900। इसी तरीके से वापस अगेन 1000 इंटू 100। सॉल्व करते हैं यहां से तो कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद में 100 अपॉन 10, दैट इज 10%। 10% आपका आइस क्यूब बाहर की तरफ निकला रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज, एंड गेट की बुलियन अभिव्यक्ति क्या होती है? सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि गेट क्या होते हैं। जिस तरीके से किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए बेसिक यूनिट क्या रहती है हमारी? कोशिका रहती है, यूनिट कोशिका सेल रहती है। इसी तरीके से अगर हम डिजिटल सर्किट का डिजाइन करते हैं तो किसी भी डिजिटल सर्किट की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी? गेट। गेट को हम क्या कहते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किटरी। तो इस टाइप से हमारे पास में अलग अलग प्रकार के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नोर गेट, नैंड गेट, नोर गेट। तो इसी वजह से हमारा एक गेट है एंड गेट। तो एंड गेट के लिए हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा? जनरली हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू a डॉट b। इसको हम a एंड b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल के बारे में, कुछ एक्सपेक्टेड लेवल की भी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं इसके सिंबल के बारे में बात करता हूं। तो इसका सिंबल किस तरीके से बनेगा? आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड लेवल का डिफरेंट आपको सिंबल दिए हुए रह सकते हैं। सिंबल को आपको, प्रतीक चिन्हों को आपस में मैच करवाने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा एंड गेट रहता है इसका सिंबल किस तरीके से रहता है? कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आपका 2 इनपुट, 2 इनपुट सिंगल आउटपुट, 2 इनपुट सिंगल आउटपुट सर्किट होता है। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी के बारे में बात करते हैं तो सत्यता सारणी किस प्रकार से बनेगी? ए भी हमारे इनपुट है, वाई हमारा क्या है? आउटपुट है। हमेशा इसमें हम बाइनरी का यूज करते हैं, दैट इज 0 0
0 1 1 0 1 1। एंड गेट में क्या होता है, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट शुड बी 0। मीन्स अगर हमारा कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। दोनों में से हमारा एक इनपुट जब भी 0 रहता है तो आउटपुट हमारा हमेशा क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। लेकिन जब दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये हमारी इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल पर भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A black body has wavelength of lambda and temperature 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at temperature 300 Kelvin will be। 2000 केल्विन तापक्रम पर एक कृष्णिका का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो 3000 केल्विन तापक्रम पर कृष्णिका का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें एक टेम्परेचर गिवन है और उसका कुछ वेवलेंथ गिवन है, तो उसी बॉडी का 3000 केल्विन पर कितना वेवलेंथ रहेगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो टेम्परेचर कितना रहेगा, T1 इक्वल टू 2000 केल्विन। अगर हमारा लैम्डा 2 है तो टेम्परेचर कितना रहेगा हमारा, 3000 केल्विन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो हमारा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन के विस्थापन नियम से तो क्या होता है हमारा वीन का विस्थापन नियम, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू क्या होता है हमारा ये कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू हमेशा कितना रहता है, T2 अपॉन T1। ये हमारा वीन के विस्थापन नियम से है। हमें पता है लैम्डा 1 कितना है, हमारा लैम्डा गिवन है, तो मैं पुट करता हूं यहाँ पे वैल्यूज। लैम्डा 1 की वैल्यू में लैम्डा गिवन है, लैम्डा 2 हमें फाइंड करना है, T2 का वैल्यू कितना गिवन है हमें, 3000 केल्विन, और T1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 2000 केल्विन। सॉल्व करते हैं यहां से, तो लैम्डा 2 का वैल्यू फाइनल वैल्यू हमारे पास में कितना निकल के आता है, लैम्डा 2 इक्वल टू, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2/3 लैम्डा, दैट इज लैम्डा 2 का वैल्यू कितना रहेगा, 300 केल्विन पर। 300 केल्विन पर हमारा 2/3 लैम्डा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गाउस का नियम लागू होगा किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, केवल नियमित बंद पृष्ठ के लिए, किसी भी खुले पृष्ठ के लिए, केवल अनियमित खुली पृष्ठ के लिए। अगर हम बात करते हैं गाउस के नियम के लिए, तो गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से जो संबंध फ्लक्स रहता है वो उसमें उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है, कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो गाउस का नियम है वो हमेशा किसके लिए रहता है, बंद पृष्ठ के लिए, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, एनी क्लोज सरफेस के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, एनी क्लोज सरफेस, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड इज ड्यू टू, ध्वनि के डॉपलर प्रभाव का क्या कारण है। तो जब भी हम बात करते हैं साउंड के बारे में तो एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये। तो डॉपलर इफेक्ट हमेशा क्यों होता है, स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्ष गति के कारण, रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव मोशन के कारण ये हमारा रहता है। तो चलिए आज हमने 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज कंप्लीट की है और नेक्स्ट सेशन में हम अगेन 25 क्वेश्चंस की थोड़े से इससे बेटर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की सैंपल पेपर देखते हैं। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।